नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कीप इट सिंपल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डेटाबेस सीरीज स्टार्ट की हुई है। DBMS का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल आपका गेट, NTA, UGC नेट और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिलेशनल मॉडल के, कि इन सिंपल वर्ड्स में कि क्या होता है हमारा रिलेशनल मॉडल। फिर हम पढ़ेंगे रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिलेशनल मॉडल में क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, उन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्यों हम रिलेशनल मॉडल को यूज करते हैं, क्या बेसिक एडवांटेजेस हैं रिलेशनल मॉडल की, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है रिलेशनल मॉडल के। तो ये कुछ हमारे बेसिक कुछ की पॉइंट रहेंगे इस पूरे लेक्चर के दौरान, जिनको हम सिंपल और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में सबसे फर्स्ट टर्म जो आती है वो आता है रिलेशन। रिलेशन आपका सिंपली एक टेबल होती है डाटाबेस की, जिसमें कुछ वैल्यूज़ आपकी जो स्टोर करा सकते हैं हम, या स्टोर होती हैं हमारी। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉय का एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे हम, कि किसी कंपनी में कोई एक एम्प्लॉयर से रिलेटेड एक टेबल है, उसके अंदर आपकी कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, उनके अंदर आपकी कुछ रोज हैं या टपल बोल सकते हैं हम, उनमें कुछ बेसिक एंट्रियाँ रहें। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को जो हम एक रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट द डाटाबेस एज ए कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। जो कलेक्शन ऑफ रिलेशन होता है उसको हम रिलेशनल मॉडल बोलते हैं। ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था EF कोड के द्वारा। EF कोड कोई पर्सन था, उसके द्वारा ये आपका प्रेजेंट किया गया था, प्रपोज किया गया था कि रिलेशनल मॉडल आपका क्या होता है। ER मॉडल इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट मॉडल, but relational model is a practical model which is implemented using RDBMS languages। जो आपका हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ER मॉडल क्या होता है। तो ER मॉडल जस्ट एक आपका कॉन्सेप्ट था जिसका आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे थे, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने कुछ नया सोचा। तो हमने एक नई कॉन्सेप्ट लेके आए और वो था रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल आपका एक प्रैक्टिकल मॉडल है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो थ्रू RDBMS लैंग्वेज, और यू कैन से दैट थ्रू क्वेरी लैंग्वेज, जो कि आपकी ओरेकल, MySQL, पोस्टग्रेस SQL और PL SQL, ये कुछ ऐसी RDBMS की लैंग्वेजेज हैं जिनकी हेल्प से हम रिलेशनल मॉडल को इन प्रैक्टिकल हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि दूसरा हम इसके बारे में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस एग्जांपल में हमने एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय के टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हैं उनको एक कस्टमर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक कस्टमर जो होगा उसकी एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेशनल मॉडल की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक डेफिनेशंस को यहाँ से समझने की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि कस्टमर नाम की एक टेबल है, उसके अंदर आपके कुछ बेसिक डिनोटेशन है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं। उनमें से सबसे पहला आता है आपका एट्रीब्यूट। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं कि एट्रीब्यूट किसी भी कॉलम की कुछ प्रॉपर्टी
को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम बता सकते हैं कस्टमर आईडी यहाँ पे एक एट्रीब्यूट की तरह काम कर रहा है, इसी तरह कस्टमर आईडी एक एट्रीब्यूट है, कस्टमर नेम, स्टेटस, ये इंडिविजुअली अपने आप में एक एट्रीब्यूट है। और इन कंबाइन अगर हम पूरे इस कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और स्टेटस और कस्टमर को हम मिला लें तो वो हमारा एक रिलेशनल स्कीमा बन जाएगा हमारा, ठीक है। और रिलेशनल स्कीमा क्या होता है? ए रिलेशनल स्कीमा डिस्क्राइब द रिलेशन नेम एंड इट एट्रीब्यूट्स। किसी भी टेबल का नाम और उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपका एक रिलेशनल स्कीमा होता है, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी टपल्स के बारे में। टपल आपका क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक एंट्री है M205 और कस्टमर का नाम दे रखा है आपका माइक्रोसॉफ्ट और उसका स्टेटस दे रखा है कि वो एक्टिवली अभी भी एज एन ए कस्टमर है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर रो है, ये जो पर्टिकुलर रो आपको दिख रही है यहाँ पे, इसको हम रो भी बोल सकते हैं, हम टपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर साइंटिफिक डेफिनेशन बोलें तो ये टोटल नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड एज कार्डिनलिटी। जितनी नंबर ऑफ रो होंगी आपकी उसको हम कार्डिनलिटी बोलेंगे। और एक चीज़ है कॉलम, और जैसे एट्रीब्यूट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, वो क्या होता है आपका, वो आपकी कोई इंडिविजुअल आपकी कॉलम को हम एक कॉलम भी बोल सकते हैं और एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज़ और आती है डिग्री। तो वो क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ ए कॉलम इज कॉल्ड एज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड एज डिग्री। कितने नंबर ऑफ कॉलम, जैसे यहाँ पे 3 है आपके, एक है कस्टमर आईडी है, एक आपका कस्टमर नेम है, ठीक है, एक स्टेटस है आपका। तो ये यहाँ पे आपका कॉलम या एट्रीब्यूट कहलाएंगे, ठीक है, ओके। एक टर्मिनोलॉजी है हमारी रिलेशनल इंस्टेंस। अब ये क्या चीज़ होती है? ए फाइनाइट सेट ऑफ टपल इन ए RDBMS इज कॉल्ड एज रिलेशनल इंस्टेंस। किसी भी RDBMS के अंदर कोई फाइनाइट सेट ऑफ टपल जो होता है उसको हम एक इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। रिलेशनल इंस्टेंस डू नॉट हैव डुप्लीकेट टपल्स। कोई भी इंस्टेंस है उसमें कोई भी टपल जो है रेप्लिकेटेड नहीं होगी, वो यूनिक होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है एट्रीब्यूट डोमेन। अब ये क्या चीज़ होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एवरी एट्रीब्यूट हैज सम प्री डिफाइंड वैल्यू एंड स्कोप विच इज नोन एज एट्रीब्यूट डोमेन। किसी भी टेबल के अंदर कोई जो एट्रीब्यूट है उसकी कोई प्री डिफाइंड वैल्यू होगी। जैसे कस्टमर नेम में आप कस्टमर आईडी नहीं डाल सकते, ठीक है, और कस्टमर आईडी में आप कस्टमर नेम नहीं इंटर कर सकते। तो उसकी एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, वो होती है एट्रीब्यूट की डोमेन कहलाती है वो, और उसका स्कोप भी डिफाइन होता है उसके साथ में। ये कंबाइनली जो दोनों चीज़ें हैं उनकी वैल्यू प्लस उसका स्कोप, ये मिलके आपका एट्रीब्यूट का डोमेन डिफाइन करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है सबसे मेन कॉन्सेप्ट रिलेशनल मॉडल का, वो होता है रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज रेफर्ड टू द कंडीशन विच मस्ट बी प्रेजेंट फॉर ए वैलिड रिलेशन। ये क्या चीज़ होती है? ये होता है कि किसी भी रिलेशनल इंटीग्रिटी, किसी भी रिलेशन को वैलिड प्रूव करने के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस का होना जो उसको वैलिड प्रूव कर सकें, ठीक है, वो होती हैं आपकी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है, जो उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके, ठीक है, ओके। ड्राइव फ्रॉम द रूल इन ए मिनी वर्ल्ड दैट इज डेटाबेस रिप्रेजेंट। कुछ रूल एंड रेगुलेशंस से मिलके ये ड्राइव की जाती हैं, और ये इनका मेन फंडा यही होता है कि जो आपका रिलेशन जो है, मीन्स आपका जो रिलेशनल मॉडल है उसको आप वैलिड प्रूव कर सकें, ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइप
अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होती है रिलेशनल मॉडल में, उसके टाइप को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो उसमें सबसे पहले आता है डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ते हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट कैन बी वायलेटेड इफ एन एट्रीब्यूट वैल्यू इज नॉट appeared in the corresponding domain or not of appropriate data। अब इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपका जो डोमेन है, जिसमें से वैल्यू आप पिक करके आप टेबल में डालते हैं, वो आपकी अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, और उसका डाटा टाइप जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ये सब चीज़ें इसके अंदर डिफाइन होती हैं। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्रिएट डोमेन कस्टमर। यहाँ पे एक डोमेन क्रिएट करते हैं जिसका नाम है कस्टमर। चेक करेंगे यहाँ पे हम क्या, ये कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, यहाँ पे चेक करेंगे कि जो वैल्यू है वो आपकी नल तो नहीं है कहीं पे। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट जो है वो नोट नल का लगाया हुआ है। तो ये कंस्ट्रेंट हम चेक करेंगे। ये डोमेन से रिलेटेड कंस्ट्रेंट है, इसलिए इसको हम कहते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट की वैल्यू जो है वो आपकी प्रेजेंट है कि नहीं है, और अगर है तो उसका डाटा टाइप जो है वो उसका जो डिफाइंड डेटा टाइप है उससे मैच करता है कि नहीं करता। अगला कंस्ट्रेंट है वो है आपका की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट क्या होता है आपका? एन एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल इन ए रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज की ऑफ द टेबल। की कहें या फिर प्राइमरी की कहें, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी भी एट्रीब्यूट, किसी भी एंटिटी को, या ये कहें किसी भी कस्टमर की डिटेल को, तो उसको हम की कंस्ट्रेंट बोलेंगे या फिर बोलेंगे प्राइमरी की बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका 501 जो है, यहाँ पे एक यूनिक की कंस्ट्रेंट है जिसकी हेल्प से हम ये पूरा टेबल को एक्सेस कर पा रहे हैं कि गूगल नाम का कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है वो इस पर्टिकुलर 501 से हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर आता है आपका फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है आपका? किसी भी टेबल की प्राइमरी की अगर हम यूज करते हैं किसी दूसरी टेबल में, या उसको रेफ़र करते हैं हम किसी दूसरी टेबल में, जैसे यहाँ पे ये आपका एक प्राइमरी की है, और अगर इसी प्राइमरी की को हम किसी जैसे दूसरी एक ऑर्डर नाम का एक आपका टेबल है, इसमें अगर हम इसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर आपकी एट्रीब्यूट है यहाँ पे आपका फॉरेन की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे एज एन फॉरेन की है तो ये आपका कहीं ना कहीं पे प्राइमरी की रहा होगा जो इस पर्टिकुलर टेबल में आपका फॉरेन की तरह काम कर रहा है। तो इसमें भी सेम कंस्ट्रेंट रहेंगे कि ये यूनिक रहेगा, नोट नलेबल रहेगा, नल नहीं रह सकती इसकी वैल्यू। ठीक है। तो ये कुछ आपके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट थे, जो कि था आपका डोमेन कंस्ट्रेंट था, एक की कंस्ट्रेंट था जहाँ पे हम प्राइमरी की बात करते हैं, एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट था जहाँ पे हम फॉरेन की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं हम रिलेशनल मॉडल में। तो रिलेशनल मॉडल जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये एक सिंपली एक टेबल होती है, तो एक टेबल पे हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे ये बताएंगे कि जैसा कि हमने बताया कि रिलेशनल मॉडल को हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो किसी न किसी रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो उसको अगर सिंपल टर्म में बोले तो हम वहाँ पे एसक्यूएल का यूज करते हैं। तो एसक्यूएल में एसक्यूएल कमांड्स का यूज करेंगे। ठीक है। तो एसक्यूएल कमांड हमारी इन जनरल 4 टाइप की होती है, जो कि होती है DDL, DML, DCL और DQL। DDL
आपकी जो होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होती है, जब हम किसी भी टेबल को जब स्टार्ट में जब हम बनाते हैं या उसके किसी स्कीमा को चेंज कर रहे हैं, उसमें से कुछ वैल्यू को ड्रॉप कर रहे हैं या उसको रीनेम कर रहे हैं, तो वो हमारा DDL के अंदर आता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं इसको। ठीक है। दूसरा आता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम किसी भी टेबल में कोई एंट्री को हमको इंसर्ट करना हो, कोई रिकॉर्ड ऐसा हो जिसको हमको न्यू इन्फॉर्मेशन से अपडेट करना हो, किसी रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना हो, ठीक है, किसी टेबल को लॉक करना हो या मर्ज करना हो किसी पर्टिकुलर दो टेबल्स को, तो वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आएगा, जिसको DML बोलते हैं। तीसरा होता है DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली जो कमांड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे हम कोई भी परमिशंस को ग्रांट कर सकते हैं, कोई भी टेबल के अंदर कोई रिवोक फंक्शनलिटी लगा सकते हैं, और इन जनरल बोलें तो आपका सिक्योरिटी फीचर इम्प्लीमेंटेशन और एक्सेस किस लेवल का ग्रांट करना है, किस लेवल की अथॉरिटी देनी है कि वो इंफॉर्मेशन देख पाए, वो हमारे DCL के अंदर आता है। फोर्थ वन आता है आपका DQL, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। हमको जब कभी भी डेटाबेस के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन देखनी होती तो हम क्या करते हैं, हम इन जनरल क्या यही करते हैं कि उस पर्टिकुलर टेबल में से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमको देखनी है तो हम उसमें एक क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ टेबल एंड दिस वैल्यू। तो वहाँ पे हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो जो सेलेक्ट जो फीचर है, सेलेक्ट टाइप की जो कमांड है वो DQL के अंदर आती है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आती है। ठीक है। तो ये सब अब ऑपरेशन हम एक रिलेशनल मॉडल में परफॉर्म कर पाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अब हम रिलेशनल मॉडल को इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, तभी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ये आपका सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है आपका, जब एक सिंपल टेबल से डील करना कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है, तो ये सिंप्लिसिटी देता है। इसका जो स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंसी जो होती है वो इसको एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है, इसका ईजी टू यूज है ये, और क्वेरी की कैपेबिलिटी देता है। जैसे हमने अभी ऑपरेशंस में बताया कि यहाँ पे आप अलग अलग क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी एक टेबल के अंदर। जैसे आप क्रिएट कर सकते हैं किसी टेबल का कुछ स्कीमा को एंटर करना है, आपको कोई वैल्यू को ड्रॉप करना है, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना है, या किसी रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है, या किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर आपको कोई सिक्योरिटी इम्पोज करनी है, तो वो सब आप इजीली कर पाते हैं रिलेशनल मॉडल में। ठीक है। क्वेरी की कैपेबिलिटी बता दिया आपको, डेटा की इंडिपेंडेंसी है इसके अंदर, और स्केलेबल है। कहने का मतलब इसको आप ब्रॉडर लेवल पे अगर टेबल आपकी कोई और इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो आप एक दूसरा रिलेशन मेंटेन करेंगे, और वहाँ पे फॉरेन की से उस टेबल को जो आपकी मेजर की टेबल है उससे आप जोड़ देंगे। तो ये कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं रिलेशनल मॉडल के। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ बेसिक 1 और 2 पॉइंट ऐसे रह जाते हैं जो इसके अगेंस्ट में जाते हैं, उनको हम इसकी डिसएडवांटेजेस बोलेंगे। कुछ रिलेशनल डेटाबेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम जो एट्रीब्यूट की या फिर हम बोलें कि जो फील्ड की जो लेंथ जो है ना वो लिमिटेड रहती है, और उसको हम एक्सीड नहीं कर पाते एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं रिलेशनल मॉडल की सॉरी। और दूसरा इसका है जब कॉम्प्लेक्स हम पढ़ते हैं इसको क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज एज अमाउंट ऑफ डेटा इंक्रीज सम टाइम। काफ़ी बार क्या होता है हमारा जैसे जैसे डेटा का साइज बढ़ता जाता है तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है रिलेशनल मॉडल की बढ़ जाती है, तो ये इसके अगेंस्ट जाता है रिलेशनल मॉडल के। ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिलेशन मॉडल सम टाइम में लीड टू आइसोलेटेड डेटाबेस सो द डेटा शेयरिंग बिकम कॉम्प्लिकेटेड। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स डेटाबेस से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस की ज़रूरत पड़ती है हमको, हमारे जो कंप्लीट डेटा है उसको मैनेज करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन और उसको टैकल करना, या उसको उसमें से एक डेटाबेस में से या फिर एक टेबल से इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में लेके जाना, उनसे ज्वाइन परफॉर्म करना, उनकी शेयरिंग उस डेटा की, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है।
तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो रिलेशनल मॉडल के अगेंस्ट में जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन। टिल देन, थैंक यू।